हेलो बच्चों, वेलकम। आइए बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी लर्निंग बाय डूइंग में। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी कर रहे हैं, जिसमें हम 3 चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। जिसमें हमने पहला जो चैप्टर किया है वो किया क्यों, कब, कहाँ और कैसे, जिसमें हमने यह जाना कि किस प्रकार से हम अतीत के विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास कौन कौन से संसाधन हैं, और हमारा जो इतिहास है कब से कब तक का है। और सेकंड जो चैप्टर है हमारा वो है आरंभिक मानव की खोज में, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि किस प्रकार से आरंभिक मानव ने अपने लिए भोजन जैसे संसाधनों को जुटाना शुरू किया। उन्होंने अपने भोजन के लिए शिकार करना शुरू किया। वे किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे शिकार के लिए या अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए। थर्ड जो हमारा चैप्टर है वो है भोजन संग्रह से उत्पादन तक, कि उन्होंने भोजन का संग्रह तो करना शुरू कर दिया, इकट्ठा करना शुरू कर दिया उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह, और किस प्रकार से फिर उस संग्रह से उन्होंने उसका प्रोडक्शन खुद ही उसका उत्पादन करना शुरू किया और उसको स्टोर करना शुरू किया। और अब हम पढ़ रहे हैं आरंभिक नगर, कि ये सब अपने भोजन तक की उनकी कहानी होने के बाद उन्होंने किस प्रकार से नगरों का विकास किया। क्योंकि वे पहले क्या थे, झुंड में रहते थे, वे एक समूह में रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, नगरों का विकास शुरू हुआ। तो आज हम इसी के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछले अध्याय में भी कराया था, हिस्ट्री के विषय में मैं आपको आज फिर करा देती हूँ ताकि आपको याद रहे। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि हम इस बुक में एंसाइंट हिस्ट्री के विषय में पढ़ रहे हैं। तो एंसाइंट जो हिस्ट्री है हमारी, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: प्री हिस्टोरिकल, सेमी हिस्टोरिकल और हिस्टोरिकल। प्री हिस्टोरिकल क्या होता है कि जिसके विषय में हमारे पास कोई भी लिखित में सामग्री नहीं है। ओनली ऑन पुरातत्वविद हैं जो हमें इस विषय या फिर प्री हिस्टोरिकल पीरियड के विषय में हमें जानकारी प्रदान करते हैं या उन्होंने हमें जानकारी प्रदान की है। सेकंड जो हमारे पास है सेमी हिस्टोरिकल पीरियड। इसमें क्या होता है कि हमारे पास लिखित सामग्री तो उपलब्ध है, बट वो इस लिपि में लिखी गई है कि उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो हम उसको पढ़कर, हमारे पास अभी भी ऐसा कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है कि हम ये बता सके कि सेमी हिस्टोरिकल पीरियड में किस प्रकार से मनुष्यों ने रहना शुरू किया। केवल और केवल हमारे जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने क्या किया है, खोजबीन की है, जिसके माध्यम से उन्होंने सेमी हिस्टोरिकल पीरियड के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई है। थर्ड है हमारे पास हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड में क्या होता है कि हमारे पास लिखित सामग्री भी उपलब्ध है और उसको पढ़ा भी जा सकता है। तो सबसे पहले हमने 3 चैप्टर जो पढ़े हैं उनमें हमने प्री हिस्टोरिकल पीरियड के विषय में पढ़ा है। इसमें क्या है, हमारे पास पाषाण, जो एंसाइंट हिस्ट्रीज में आता है पाषाण युग। पाषाण युग में क्या है, पाषाण युग को भी आगे 3 पार्ट्स में जैसे डिवाइड किया गया है: पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। इन तीनों के विषय में हम तीनों अध्याय में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सेमी हिस्टोरिकल पीरियड के विषय में, जिसमें आती है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। इसमें क्या होता है कि नगरों का विकास होना शुरू हो जाता है। इसके विषय में हमारे पास कोई लिखित सामग्री उपलब्ध है, बट उसको पढ़ा नहीं जा चुका है। उससे पहले जो हमने किया है पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, इनके विषय में हमारे पास कोई भी लिखित जानकारी नहीं थी। जो पुरातत्व है हमारे, उनसे ही हमें इनके विषय में जानकारी प्राप्त हुई है। तो चलिए हम अपना अध्याय स्टार्ट करते हैं। आरंभिक नगर। आप ये फोटो देख पा रहे हैं, ये है जसपाल और ये है हरप्रीत। ये क्या करते हैं, अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तरफ तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे बूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। वास्तुकला मतलब जो भी उसकी चित्रकार या फिर जिस प्रकार से वो बनाया गया था, वो कहता है कि इसको देखो। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हम मंत्री जी को
पत्र लिखकर हमें मंत्री जी को बताना चाहिए कि इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है, कि जो ये पुराने समय का जो ये घर है, ये खंडहर बन चुका है, अब इसके प्रति लोगों का इतना लगाव क्यों है। तो आइए हम पढ़ते हैं कि वो किस प्रकार से किस खंडहर की बात कर रहे हैं, ये कौन से प्राचीन काल के खंडहर की बात कर रहे हैं। तो चलिए हड़प्पा की कहानी से शुरुआत करते हैं। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। ये कहता है कि जब प्राचीन काल में पंजाब में पहली रेल लाइन बिछाई जा रही थी, तो क्या हुआ, जो इंजीनियर थे जो रेल लाइन को बिछा रहे थे, उनको एक ऐसा स्थान मिला जो आज पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि वे उस टाइम वो जो पूरा स्थल था वो बिल्कुल एक खंडर की तरह दिख रहा था, जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। तो उन्होंने क्या सोचा कि वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ेंगे और जिससे वे क्या करेंगे, वहाँ पर उखाड़ कर रेलवे लाइन बिछा देंगे। इससे उन्होंने क्या किया, इस प्रकार से उन्होंने वहाँ से ईंटें उखाड़ ली और उस इमारत को पूरी तरह से क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, या फिर वो इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले जो पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। फिर उसके बाद 80 साल के बाद जो पुरातत्वविद थे जो ऐसे स्थानों की खोज करते थे, उन्होंने इस स्थान को खोजा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर में से एक है। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई। कौन से नगर की खोज? हड़प्पा। इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में इमारतें और चीज़ें मिली और उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ। शहरों का निर्माण कब हुआ, ये क्वेश्चन है। यहाँ से आप साथ के साथ अपनी नोटबुक में क्वेश्चन भी राइट डाउन करते रहना। आगे चलिए। आगे कहता है कि प्राचीन पुरानी इमारतों को अगर तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए, कि जो पुरानी जो आज के टाइम में भी जितनी भी इमारतें हैं, क्या उनको तोड़कर नए भवन बनाए जाते हैं? आपको पता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि उनको सुरक्षित रखना चाहिए या फिर उन्हें नष्ट कर देना चाहिए? आपको बताना है, ठीक है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे है, इन नगरों की विशेषता क्या थी। अब हमने क्या पढ़ा कि हड़प्पा कालीन नगरों की खोज हो चुकी है 4700 वर्ष पूर्व, 4700 साल पहले। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। अब हम इनकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं, आप पॉइंट में भी इसको कर सकते हैं कि पहला पॉइंट क्या है, इन नगरों में से कई को 2 या 2 से अधिक हिस्सों में बांटा गया था। प्राय जो पश्चिमी भाग था वो क्या होता था, छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। जो ऊंचाई पर स्थित जो भाग था उन नगरों का, उसको कहा नगर दुर्ग। जैसे कि मान लीजिए ये कोई नगर है, इसके जो ऊंचाई वाले पार्ट था उसको बोला नगर दुर्ग, और जो नीचे बसे लोग थे उनको क्या कहा, निचला नगर। दोनों हिस्सों की जो 4 दीवारियां थी वो पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा कालीन जो नगर थे उनकी जो 4 दीवारियां थी वो किस प्रकार की ईंटों की बनाई जाती थी, तो वो पक्की ईंटों की बनी होती थी। इनकी ईंटें इतनी अच्छी पकी होती थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रही। कुछ नगरों के जो दुर्ग थे
कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। आप नीचे देखेंगे अभी आपको मैप भी दिया गया है या फिर फोटो दी गई है जिसमें आप अच्छे से देख सकते हैं, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पर देखिए कि जो उस टाइम जो स्नानागार बनाया गया था, यानी कि जिसमें वे नहाते थे, वो ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल करके बनाया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर क्या बनाए गए थे, कमरे बनाए गए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। जो भी वहाँ स्नानागार, जिसको स्विमिंग पूल बोलते हैं, उसको क्या किया गया था, जब उसमें पानी डाला गया था वो कुओं से निकाल कर डाला गया था, यानी कि उसमें डायरेक्ट ही कोई पाइप वगैरह नहीं लगा हुआ था उस टाइम पर। उस कुएं से जो पानी निकालते थे उसमें से पानी निकाल कर फिर उसमें डाला गया था। उपयोग के बाद जब इसका उपयोग कर लिया जाता था तो उसको क्या कर दिया जाता था, फिर खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। विशेष अवसरों पर ही ऐसा बोला गया है कि स्नान किया करते थे वहाँ पर। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। बड़े ध्यान से पढ़ना। कालीबंगा ये भी एक पूरा स्थल है और लोथल भी एक पूरा स्थल है, जहाँ से क्या मिले हैं, अग्निकुंड, आग के कुंड, जहाँ पर अग्नि जलाया करते थे या फिर वहाँ पर यज्ञ वगैरह किया करते होंगे। यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह कहाँ मिले हैं, बड़े बड़े मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे और हड़प्पा जैसे नगरों में बड़े भंडारघर, जहाँ पर जो खाना पीना था उनको उसको स्टोर करके रखा जाता था, जो भी खाने की वस्तुएं थी। आप मैप में देख सकते हैं, ये आपको मैप बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम पहले भी कर चुके हैं सिंधु नदी को, जिसकी जो 5 ये सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, यहाँ पर 3 ही दी गई है। ये देखिए यहाँ पर ये हड़प्पा, ये कहाँ पर है, सिंधु नदी जहाँ से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, हड़प्पा कालीन जो स्थल था वहाँ से ये गुजर रही है। ये है राखीगढ़ी पूरा स्थल और ये है चूहंदड़ो पूरा स्थल। ये है मोहनजोदड़ो जो कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। धोलावीरा, सुरकोतदा, गंवेरी वाला, कालीबंगा, ये आप ध्यान से देखना, ये कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है स्नानागार। इसमें क्या किया जाता था, पानी डाल दिया जाता था कुओं से निकालकर और फिर इसमें स्नान किया जाता था। और स्नान वगैरह करने के बाद क्या किया जाता था, इसको फिर से खाली कर दिया जाता था और इसका जो उपयोग है किसी विशेष अवसर पर ही किया जाता था। आगे है हड़प्पा नगरों की ईंटों की चिनाई। ये देखिए ईंटों से बनाया गया है, चारों तरफ कमरे भी बनाए गए हैं, ये उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाई हुई हैं। भवन, नाले और सड़कें। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। नगर के जो घर थे वो किस प्रकार के होते थे, 2 मंजिले भी होते थे और 1 मंजिले भी होते थे। आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। उस टाइम पर देखिए कितनी अच्छी नगर व्यवस्था थी। जो नाले थे उनको भी ढका हुआ था। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी तथा पानी जो था ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी।
कितनी सुंदर व्यवस्था थी हड़प्पा कालीन। लेकिन आज के टाइम में क्या है, नालियाँ खुली हुई हैं, जिससे क्या होता है, जो उसमें पनप रहे जो भी कीटाणु होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। बट उस टाइम पर क्या था कि अच्छी व्यवस्था थी। नाली नगरों की जो नालियाँ थी उनको ढक कर रखा जाता था और उनको कहाँ मिला दिया जाता था, जो बड़े नाले होते हैं उनमें। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिसके जरिए इनकी देखभाल, बीच बीच में क्या बनाए जाते थे, मेन होल, बड़े बड़े बीच में मेन होल बना दिए जाते थे छोटे, जिनसे कि इनकी सफाई हो जाए। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। पूरी प्लान के साथ किया जाता था। जो भी काम किया जाता था, नगरों की व्यवस्था थी जो, वो पूरी प्लान्ड थी। तो आगे देखिए। अब नगरों की व्यवस्था हमने देख ली कि किस प्रकार से नालियों को भी ढककर बनाया जाता था। सनाना घर थे, वहाँ पर ईंटों के घर बनाए जाते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे नगरीय जीवन। अब उसमें जो लोग रहते थे उनका जीवन किस प्रकार का था। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। ये कहता है कि हड़प्पा के जो नगर थे उनमें बड़ी हलचल रहती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक जो थे, ये जो लोग थे, जो शासक थे, शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनके, सोने चांदी के बने आभूषण जैसे कीमती जो वस्तुएं थी, कीमती जो चीजें थी, अपने पास रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे। लिपिक होते थे, बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग करते थे। वो इस प्रकार की चीज़ें मंगवाते थे जैसे सोने चांदी के बने आभूषण, जो कीमती वस्तुएं होती थी, और मोहरों पर लिखवाते थे। मोहरों पर लिखते भी थे जो लिपिक होते थे उस टाइम में। और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। ये यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास लिखित जो सामग्री, इसको पढ़ा नहीं गया है सिंधु सभ्यता के विषय में, बट जो हमारे पुरातत्वविद हैं, जो उन्होंने इसकी खोजबीन की है, जिससे उनको इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई है, कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो उस टाइम के लोग थे वे क्या करते थे, मन को और सोने चांदी से बने आभूषणों का प्रयोग करते थे। और मुहरों पर भी लिखते होंगे, क्योंकि उनको वहाँ से बहुत से मुहरे मिले हैं जिन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिला है। इसके अलावा नगरों में क्या थे, शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। इसीलिए बच्चे यहाँ बनाते होंगे, क्योंकि उनको भी प्रॉपर तरीके से नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने भी ये सब कुछ खोजबीन करके ही जानकारी प्राप्त की है। उन्होंने भी ये लिखित सामग्री से नहीं पढ़ा है। तो लोग लंबी यात्राएं भी करते होंगे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से और कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे। तो ये भी कहा कि वे लोग एक जगह से दूसरी जगह भी जाया करते थे, जहाँ से वे अपने साथ दूसरे देशों की जो किस्से कहानियाँ होते थे, वहाँ की जो संस्कृति होती थी, उसको भी अपने साथ लाते थे। आगे आपको बोला गया है कि नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाइए। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे। मेहरगढ़ हमने पहले देखा था, आपको याद होगा। आगे चलिए, ये यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर। इस मोहर के ऊपर चिन्हित एक खास लिपि में है। महाद्वीप में पाए गए लेखन या प्राचीन तम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। देखिए, ये इस प्रकार से लिखी गई है कि इसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं लोग। यहाँ भी जो भी हमारे वैज्ञानिक हैं, पुरातत्वविद हैं, ये देखिए,
ये इस प्रकार की ईंटों से बनाए जाते थे घर। ये नालियाँ हैं जो अभी बताया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये कुआं है जहाँ से पानी निकाला जाता था। चलो बच्चों आगे बढ़िए। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविद जो थे को कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं उनमें अधिकतर क्या है, पत्थर हैं, शंख हैं, तांबे हैं, कांसे हैं, सोने हैं और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई कुछ चीज़ें हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। अब यहाँ पर बच्चों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि अब लोगों के पास क्या थी, या फिर इस काल को कांस्य कालीन सभ्यता भी बोला जाता है। और ताम्र पाषाण, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ताम्र पाषाण काल को बांटा गया, तो इसको ताम्र पाषाण युग में भी ताम्र पाषाण युग का भी नाम दिया जाता है। तो इसमें क्या था, सोने चांदी का भी, लोगों को सोने और चांदी की भी जानकारी थी, कांसे की भी, तांबे की भी, यहाँ पर सभी आ जाएगा। तो आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत से बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे से परिचित थे या फिर तांबे से परिचित थे, सोने से परिचित थे, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तांबे और कांसे से क्या किया जाता था, औजार और हथियार और गहने बर्तन बनाए जाते थे। सोने चांदी का प्रयोग गहने और बर्तन में किया जाता था। यहाँ मिली अनेक आकर्षक वस्तुएं जैसे कि मनके हो गए, बाट हो गए, फलक हो गए, जैसे नीचे आपको दिखाया भी गया है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आपको कुछ पत्थर के बाट देख पा रहे हैं अगर आप, तो ये पत्थर के बाट है, यहाँ से आप देख सकते हैं। आगे देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। आगे बढ़ते हैं। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। 7,000 पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो ये भी मेहरगढ़ में क्या होता था, कपास की खेती। तो ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के जो अवशेष हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी की एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत है। तो यहाँ से ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से भी कि मोहनजोदड़ो से हमें कपड़ों के टुकड़े प्राप्त हुए और चांदी का एक फूलदान। कपड़े कहाँ से प्राप्त हुए, मोहनजोदड़ो से। और कपास की खेती कहाँ होती थी, मेहरगढ़ में। ठीक है। फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। अब फेयंस के विषय में थोड़ा पढ़ लीजिए। फेयंस क्या होता है, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। मतलब कि इसको बनाया जाता है, ये हमें डायरेक्ट ही प्रकृति से प्राप्त नहीं होता। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती है। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्की समुद्री हरे होते हैं। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये फेयंस से बनी हुई कोई वस्तु है। तो आगे चलिए बच्चों। इसमें से जो अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। विशेषज्ञ कौन होता है, जो किसी चीज को बनाने के लिए कोई खास प्रशिक्षण प्राप्त करता है, ट्रेनिंग लेता है, ट्रेंड होता है वो अपने उस विषय में। जैसे कि पत्थर को तराशना, कोई पत्थर तराशने में विशेषज्ञ हो सकता है। जैसे कि कोई एजुकेशन में विशेषज्ञ हो सकता है। कोई मन के चमकाने या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना इस अपने विषय में, या फिर ये कह लीजिए कि जो जिसके विषय में उसको जानकारी है किसी भी विषय पर,
पर वह क्या हो सकता है, माहिर या महारत हासिल की होगी, वह विशेषज्ञ होता है उसके विषय के प्रति। पृष्ठ 36 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। ये किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। तो देख लीजिए, अभी आपने देखा था ये, यहाँ पर देखिए ये कितने अच्छे ढंग से बनाई गई है ये मूर्ति, जो आप देख पा रहे हैं। आगे है हमारे पास टॉपिक कच्चे माल की खोज में, कि किस प्रकार से कच्चे माल जो था उसकी खोज करते हैं लोग और फिर उससे क्या करते हैं, कोई भी वस्तु तैयार करते हैं। कच्चा माल उस पदार्थ को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। कच्चा माल क्या होता है, या तो हमें डायरेक्ट मिलते हैं वो प्रकृति से, या फिर मनुष्य या फिर कोई कुछ भी काम करता है, जैसे कोई पशुपालक है, जैसे वो क्या करता है, दूध का उत्पादन करता है, पशुओं को पालता है, पशुओं से दूध प्राप्त होता है, तो वो दूध का उत्पादक हो गया। जैसे लकड़ी या धातुओं के आवश्यक प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चा माल है। इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे लकड़ी से कुछ भी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। फिर इनमें से कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर देखा जाए तो किसान द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। अब किसान जो खेती करता है कपास की, उससे जो कपास प्राप्त होता है वो भी एक कच्चे माल के रूप में गिना जाता है। बाद में उस कच्चे माल से, कपास से क्या किया जाता है, बहुत सी वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिसके बाद में कुताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है या फिर कुछ और भी बना दिया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें मिली हैं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। ये भी कहा गया है कि हड़प्पा काल में हमें पता है कि लोगों को जानकारी थी तांबे की, सोने की, चांदी की, लोहे की, इस तरह की बहुमूल्य चीज़ों की, लेकिन वो इन चीज़ों का जो आयात था वे कहाँ से करते थे, दूर दूर से। आयात मतलब लेके आते थे दूसरे स्थानों से या दूसरे देशों से, जो आसपास के उनके देश थे जहाँ पर इस प्रकार की बहुमूल्य वस्तुओं का उत्पादन होता था, तो वहाँ से वे उसको लेके आते थे, बट वे परिचित थे इन सब से। आगे हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, मतलब कि वे बाह्य व्यापार भी करते थे और आंतरिक व्यापार भी करते थे। आपने देखा कि हड़प्पा जो लोग थे वो किन किन स्थानों पर थे, जैसे कि पुरा स्थल आपने देखे, लोथल, मेहरगढ़, राखीगढ़, इस प्रकार के चूहंदड़ो। तो यहाँ पर लोग जो थे आयात जो करते थे, वे जैसे कि राजस्थान से वे तांबे का आयात करते थे। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि संभवतः हड़प्पा के लोग जो तांबा था उसका आयात कहाँ से करते थे, किस स्थान से करते थे, तो वे कहाँ से करते थे, राजस्थान से। यहाँ तक कि जो पश्चिमी एशियाई देश जैसे कि ओमान से भी वे क्या करते थे, तांबा लेके आते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली जो धातु थी वो क्या थी, टीन। तांबे और टीन को जब मिलाया जाता था तो उससे क्या बनाया जाता था, कांसा बनाया जाता था। ये आपको याद रखना है। आज का जो ईरान है और अफगानिस्तान से क्या किया जाता था, टीन का आयात किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। आगे है नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। जो नगरों में लोग रहते थे वे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते थे, किस प्रकार की वो खेती करते थे, आइए पढ़ते हैं। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। हमने पहले क्या पढ़ा था, हमारे पाषाण युग में क्या होता था, पूरा पाषाण युग में जो लोग क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। फिर धीरे धीरे जब वे मध्य पाषाण युग में आए, नवपाषाण युग में आए, तो उन्होंने जो जानवर थे उनको क्या किया, पालतू बनाना शुरू कर दिया, मतलब कि उनको पालना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब क्या है, अब भी लोग जानवर क्या करते थे, पालते थे। किसान और चरवाहे जो होते थे
वे क्या करते थे, शहरों में रहने वाले जो शासक होते थे, लेखक होते थे, दस्तकार होते थे, को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है, जो उस टाइम पर जो पौधे होते थे, जो पौधे के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, उनसे क्या पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हड़प्पा के लोग प्राय किन फसलों की खेती किया करते थे? गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों। क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं आपसे कि सिंधु सभ्यता में लोग या फिर हड़प्पा काल में लोग निम्न में से कौन सी फसल उगाते थे? आपको ऑप्शन दे सकते हैं, दाल, मटर, बाजरा, तिल, सरसों। तो आप अच्छे से टैकल कर पाओगे अगर आपको ये मालूम है तो। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। ध्यान से देखना, पहले वे क्या करते थे, जमीन की जुताई करने के लिए वे पत्थर से क्या बनाते थे, अपने हथियार बनाते थे और उनसे ही जो भी कार्य होता था वे करते थे। बट अब क्या था, जमीन की जुताई के लिए भी हल बनाया उन्होंने। पहले क्या थे, पत्थर से ही वे अपने कार्य करते थे, बट अब क्या बनाया उन्होंने, हल बनाया। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, यहाँ पर बारिश क्या थी, नामात्र ही होती थी, इसीलिए जो सिंचाई होती थी उसके लिए लोग नए तरीके अपनाते थे। संभवतः पानी का क्या करते थे, संचय करते थे, पानी को स्टोर करके रखते थे और ज़रूरत पड़ने पर अपने फसलों की सिंचाई के लिए उस पानी का फिर प्रयोग करते थे। आगे देखिए, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। तो यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हड़प्पा के लोग क्या क्या करते थे, भेड़, बकरी, भैंस, गाय जैसे पशुओं को पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या सिंधु सभ्यता के लोग हिरण से परिचित थे? यस। क्या वे मछलियों को पकड़ना जानते थे? यस। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। अब गुजरात में जो हड़प्पा कालीन स्थल हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कच्छ के इलाके में खदीर बेद के किनारे धोलावीरा नगर बसा है, हमने अभी देखा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन क्या थी, उपजाऊ थी, वहाँ पर फसलें उगाई जा सकती थी। इस प्रकार की वहाँ पर ज़मीन थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा जो नगर था उसको 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए क्या थे, बड़े बड़े प्रवेश द्वार बनाए गए थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। जो भी वो प्रोग्राम करते थे वे कहाँ पर किए जाते थे, उस खुले मैदान में। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। उस टाइम पर जो लिपि थी उसमें जो लिखा गया था वो पत्थरों पर लिखा भी मिला है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है। कहाँ से प्राप्त हुआ है ये, पत्थर पर लिखा हुआ हड़प्पा लिपि में, धोलावीरा नगर से, जो गुजरात में स्थित है। क्योंकि आमतौर पर क्या होता था, हड़प्पा के लेख जो थे मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। हमने अभी पढ़ा था ना कि शायद लोग जो है मुहरे पर जो थी उन पर लिखते थे, लेकिन यहाँ से क्या मिला, पत्थर पर कुछ लिखा हुआ मिला है। आगे, गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है
जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। जैसे जो पत्थर होते थे वो कहाँ से मिलते थे, लोथल नगर से मिलते थे। ध्यान रखना है, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि जो पत्थर थे वे कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कीमती पत्थर लोथल नगर से। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ से और क्या क्या प्राप्त होता था, शंख, धातुएं, शंख और धातुओं से बनाई गई जो चीजें थी वे भी यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई है, या फिर इस स्थान को शंख और धातु से बनी गई चीजों का केंद्र भी बोला जा सकता है। इस नगर में एक भंडार घर भी मिला है। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली है। मोहरबंदी, मुद्रांकन यानी कि जो जिस चीज से वे लेन देन करते थे ना, जैसे कुछ वस्तुओं के माध्यम से करते थे, कुछ मुद्राओं के माध्यम से करते थे, तो जो भी मुद्राएं थी वो कहाँ से हमें प्राप्त हुई है, इन भंडार गृहों से ही प्राप्त हुई है, जो कहाँ पर स्थित है, लोथल में। ओके, ये एक लोथल में जो तालाब है उसका चित्र आपको दिया गया है, और यहाँ पर कुछ विशेष नगर दिए गए हैं, ये आप देख लीजिएगा। और उनके खोजकर्ता कौन है, किस वर्ष में उनकी खोज हुई, ये मैंने लगा दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। हड़प्पा है, उसकी खोज जैसे दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने की थी 1921 में। मोहनजोदड़ो राखाल दास बनर्जी 1922 में। रोपड़ जो है यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में की। कालीबंगा ब्रजवासी लाल और अमला नंद घोष ने 1953 में की थी। लोथल जो है गुजरात में स्थित है, इसकी खोज किसने की है, ए रंगनाथ राव ने की है 1954 में, जिसके विषय में अभी हमने पढ़ा कि वहाँ से हमें कुछ पत्थर प्राप्त हुए हैं जो बहुत ही कीमती है। आगे है 6 है चन्हूदड़ो एन गोपाल मजमूदार ने की थी 1931 में। सुरकोटदा जगपति जोशी ने 1964 में। बनावली रविंद्र सिंह विष्ट ने 1973 में की थी। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा, जिसने रोपड़ की खोज भी की थी, इसने आलमगीरपुर की भी खोज की थी 1958 में। रंगपुर मधो स्वरूप वत्स रंगनाथ राव 1931 में और 1953 के बीच में की है इन्होंने इसकी खोज रंगपुर की। कोट दीजी फजल अहमद 1953 के अंदर इसकी खोज की गई थी। तो आपको ये ध्यान रखने हैं। सुत कागेडोर ओरल स्टाइन जॉर्ज एफ डेंस ने 1927 के अंदर इसकी खोज की थी। ये आपको याद कर लेने हैं, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है ये, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरा स्थल है। तो आगे बढ़िए बच्चों, यहाँ पर एक इमारत भी मिली है। यहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता था। पत्थरों के टुकड़े, अनबने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी मिले हैं। कहाँ से, लोथल से। ये इस प्रकार की मुद्राएं मिली है। मुद्रा मोहर है ये, मुद्रांकन या मोहरबंदी जिसको बोलते हैं। तो आप ये देख लेना। आगे है सभ्यता के अंत का रहस्य। अब हमें पता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विकास होता है 4700 वर्ष पहले। अब फिर उनका अंत भी हो जाता है। हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी उसका अंत होता है। तो इसके अंत का क्या रहस्य है, किस प्रकार से इसका अंत होता है, तो आइए जानने के लिए पढ़ते हैं। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली जो थी नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। अब देखिए किस प्रकार से जो हड़प्पा कालीन नगर थे उनका अंत हो जाता है। इस सभ्यता का अंत होता है, कब होता है, 3900 साल पहले। 4700 साल पहले ये शुरू होती है, 3900 साल पहले इसका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्या होता है, अचानक से होता है। लोग नगर छोड़कर चले जाते हैं और जो मोहरें थी, लेखन था, बाट थी, उनका जो प्रयोग करना था वो भी बंद हो जाता है। कच्चे माल का आयात भी कम हो जाता है।
जो सड़कें थी वे भी कचरों के ढेर में वहाँ पर भी कचरे के ढेर बनने लगते हैं। जैसे कि हमने पहले क्या पढ़ा था कि जो नगर व्यवस्था थी वो कितनी प्लान थी, कितनी योजनाबद्ध तरीके से उस नगर की व्यवस्था की गई थी, बट बाद में क्या होता है कि वे सब नष्ट होते चले जाते हैं। यह सब क्यों हुआ? अब क्वेश्चन क्या उठता है कि ये सब क्यों हुआ इस प्रकार, एकदम से अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये जो नगर थे, ये सभ्यता जो थी ये नष्ट हो गई? कुछ पता नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमें कुछ भी ऐसी लिखित में सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि नदियाँ सूख गई थी, कुछ विद्वान कहते हैं कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि जो ईंट थी पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास खाने वाले जो मैदान थे वे भी समाप्त हो गए थे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर जो है कुछ इलाकों में हुआ होगा। तो यहाँ पर एक डिबेट है कि कैसे हुआ, कि यह सब कुछ कैसे हो। कोई कहता है कि नदियाँ सूख गई थी, कोई कहता है कि जंगलों का विनाश हो गया। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि जो नगरों का जो अंत हुआ है वो नदियों के सूखने का ऐसा असर पूरे इलाकों में नहीं हुआ होगा। तो ये किस प्रकार से हुआ है इसकी जानकारी अभी तक स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं हुई है। तो ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान, सिंध और पंजाब की जो बस्तियां थी वो उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 6 और 9 में पढ़ोगे। तो अभी इतना ही बताया गया है कि जो फिर नगर थे, नए नगरों का जो उदय हुआ वो 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। तो यहाँ से बच्चों आपका ये अध्याय समाप्त होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा कि आधुनिक नगरों को किस प्रकार से आरंभ होता है, सिंधु सभ्यता का किस प्रकार से आरंभ होता है, नगरों का विकास धीरे धीरे लोग किस प्रकार से फसलों का, जानवरों को जो है पालतू जो जानवर थे उनको पालना भी शुरू कर देते थे। और फिर हमने अच्छी प्रकार से पढ़ा कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी उसमें नगरों की जो व्यवस्था थी वो कितनी प्लान्ड थी, और ये शुरू हुआ 4700 साल पहले नगरों का विकास, और इसका अंत हो जाता है 3900 साल पहले। और फिर जो नए नगरों का विकास शुरू होता है वो होता है 1400 साल के बाद। तो यहाँ से हमारा ये समाप्त होता है। तो आप ये पढ़ लीजिए। ये इन्होंने दिया है कि आप एटलस में, अगर आपके पास एटलस अवेलेबल है तो आप मिस्र को ढूंढिए, और जो नील नदी है उसके आसपास के जो इलाके हैं उसको छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग क्या है? रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले जो राजा थे वो राजाओं ने क्या किया? सोना, चांदी, हाथी के दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें क्या बोला गया? पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाएं जो थी उनको भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की जो परंपरा है उसको देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। तो आप ये जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। आगे पहले क्वेश्चन कीजिए। पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? तो ये कैसे ज्ञात हुआ उनको? क्योंकि वहाँ से क्या मिले हैं? कपास। क्योंकि उस टाइम लोगों को किसकी जानकारी थी? कपास उगाते थे वे, और कपास से क्या बनाते थे वे? कपड़े। ठीक है। निम्नलिखित को सुमेल करो। तांबा, सोना, टीन, बहुमूल्य पत्थर, ये कहाँ कहाँ से इनका आयात होता था?
तो तांबा कहाँ से लाया जाता था, टीन कहाँ से लाया जाता था, बहुमूल्य जो पत्थर थे वे कहाँ से, अभी हमने लास्ट में पढ़ा था बहुमूल्य पत्थर जो थे गुजरात से, सोना, तांबा, टीन, ये सब चीज़ें कहाँ से आती थी। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। अगर आप अच्छे तरह से अगर आपने पढ़ा है अध्याय हमारे साथ तो आप इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और अपने आंसर दीजिए। आगे है थर्ड क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे। तो ये भी आपको बताना है कि क्यों महत्वपूर्ण थे धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे। इन चीज़ों का प्रयोग किस लिए करते थे ये आपको यहाँ पर बताना है। आगे है फोर्थ क्वेश्चन, इस अध्याय में पकी मिट्टी, टेराकोटा से बने सभी खिलौनों की सूची बनाओ। इसमें से कौन से खिलौने बच्चों को ज़्यादा पसंद आए होंगे ये आपको स्वयं करना है। फिफ्थ है, हड़प्पा के लोगों की जो भोजन सामग्री थी की सूची बनानी है। आज इनमें से तुम क्या क्या खाते हो निशान लगाकर बताना है आपको, लिखकर फिर उस पर निशान लगाना है। हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा। यस, बिल्कुल ही डिफरेंट था, क्योंकि उस टाइम पर जो किसान क्या थे मैंने आपको पहले ही बताया है कि पाषाण युग में वे क्या करते थे, भोजन की तलाश में पूरा पाषाण में वे एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे, जिससे उनको क्या बोला जाता था, आखेटक खाद्य संग्राहक भी बुलाया जाता था, इस नाम से उनको बुलाते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वे एक ही जगह पर रहने लगे और फिर इस प्रकार से जब वे एक जगह पर रहने लगे तो उन्होंने अपने भोजन का जो संग्रह था वो करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने फिर उसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से परिवर्तन आते गए। तो आप लिख सकते हैं हाँ बिल्कुल, किसानों का जो जीवन था वो अलग था। तो आप बताइए किस प्रकार से था, मैंने आपको अभी बताया। आगे है, अपने शहर या गांव की 3 महत्वपूर्ण इमारतों का ब्यौरा दो। अगर आपके पास कोई भी प्राचीन काल की कुछ इमारतें हैं तो उनके विषय में आपको जानकारी देनी है। 8th है, तुम्हारे इलाके में क्या कोई पुरानी इमारत है या पता करो कि वह कितनी पुरानी है और उसकी देखभाल कौन करता है। अगर आपके इलाके में भी कोई है तो आप पता कीजिए और बताइए कि वह जो इमारत थी कब बनाई गई थी, किसने बनाई थी और उसकी देखभाल कौन करता है। ठीक है, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण आपको डेट्स दी गई हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। आगे आपका अध्याय समाप्त होता है। उसके बाद है आपका 5th चैप्टर, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। ये हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको आंसर दे दिया जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों आज की क्लास समाप्त होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।